नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गसल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर है अपना ब्रेन का एक पार्ट है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के दो फंक्शन लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिए थे। मोटार फंक्शन क्या क्या होते हैं, मोटार फंक्शन में प्राइमरी मोटार एरिया क्या होता है, राइट प्राइमरी मोटार एरिया क्या काम कहाँ का कंट्रोल करता है, लेफ्ट कहाँ का कंट्रोल करता है, लोअर और अपर पार्ट है प्राइमरी मोटार, ये सब के बारे में अपन लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन ने लास्ट क्लास में सेंसरी जो फंक्शन है, सेंसरी फंक्शन क्या होता है, सेंसरी फंक्शन में विजुअल अलग अलग एरियाज है। विजुअल एरिया क्या है, ओल फैक्ट्री एरिया क्या है, ऑडिटरी एरिया क्या है, टेस्ट एरिया क्या है और सोमेटो सेंसरी एरिया क्या है, इन सब के बारे में अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट क्लास आपको क्लियर होगी। आज की क्लास के अंदर अपन ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट है उसका जो मेंटल फंक्शन क्या है इसके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो मेंटल फंक्शन है सेरेब्रम का। तो सेरेब्रम क्या है, अपन ने देखा था सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जिसकी अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखी थी। That means ब्रेन कंसिस्ट मेनली टू हेमिस्फीयर, और दो हेमिस्फीयर है, एक राइट साइड है इसको राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड है इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर, जहाँ पे दोनों जुड़ते हैं। और उधर जो प्राइमरी एरिया है, प्राइमरी मोटर एरिया दोनों तरफ, और जो ये है मैंने लास्ट क्लास में बताया ये क्या है, डेड सेल है, एक प्रकार की स्पेशलाइज न्यूरॉन सेल है। साथ में ये डिस्कस किया था इसमें जो फ्रंटल है, ये आगे का जो लोब है ये कौन सा लोब है, फ्रंटल, राइट फ्रंटल और लेफ्ट फ्रंटल। ये टी से डिनोट किया मैंने टेम्पोरल लोब, इधर भी टेम्पोरल, तो ये लेफ्ट टेम्पोरल, ये राइट टेम्पोरल। बीच वाला जो है वो पेराइटल लोब और ये है ऑक्सीपिटल लोब। तो ये शॉर्ट में मैंने ओ से डिनोट किया है ऑक्सीपिटल, टी से टेम्पोरल, एफ से फ्रंटल। तो लास्ट क्लास में अपन ये मैं यहाँ पे डिस्कस किया था, ये कौन सा एरिया, ब्रोकाज एरिया। कौन सा, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया जिसको अपन बोल सकते हैं स्पीच एरिया। कौन सा एरिया, स्पीच एरिया। तो इसके अलावा मेंटल फंक्शन के लिए भी ब्रेन में कुछ एरियाज है, और वो एरियाज है रेस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटल एक्टिविटी या मेंटल फंक्शन के। तो वो कौन कौन से एरिया है जो कि मेंटल फंक्शन से रिलेटेड है, वन बाय वन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन अपन डिस्कस करेंगे कि सेरेब्रम के अंदर अदर और कौन कौन से एरिया है, जैसे कि बेसल गैंग्लिया जिसको बेसल न्यूक्लियाई भी बोला जाता है, वो भी एरिया है। साथ में थैलेमस वगैरह है, थैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, लिम्बिक सिस्टम है, ये सब आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट, अपन शुरू करते हैं मेंटल फंक्शन। तो मेंटल फंक्शन क्या होता है सेरेब्रम का, तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं मेंटल फंक्शन में प्री फ्रंटल एरिया। मेंटल फंक्शन में प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया। तो प्री फ्रंटल एरिया एक भी क्या है, एक ब्रेन के अंदर है, जो कि अगर लोकेटेड की बात करें तो लोकेशन की बात करें तो प्री फ्रंटल एरिया इज लोकेशन क्या होगी इसकी, सेरेब्रम। कहां पे प्रेजेंट होगा, सेरेब्रम में अपन पढ़ रहे हैं तो कहां पे प्रेजेंट होगा, सेरेब्रम में। और सेरेब्रम में प्रेजेंट होगा तो इसका काम क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल। तो प्री मोटर फ्रंटल एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ब्रेन। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब होता है इंटेलिजेंस, आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मेमोरी, और इसके अलावा थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और फॉरगेटिव। दैट मीन्स ये सारे के सारे जो फंक्शन है मैंने कोष्टक के अंदर डाले हैं, ये सारे ब्रैकेट के अंदर डाले हैं, ये सारे क्या है, ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन। तो दैट मीन्स जो प्री फ्रंटल जो एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया फॉर मेंटल फंक्शन के लिए। दैट मीन्स इंटेलिजेंस आदमी की डिपेंड करेगी उस एरिया के ऊपर। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उस पर्सन की मेमोरी, थिंकिंग को समझने की क्षमता है,
फॉरगेटिव या कोई भूलने का मतलब भूल गया तो उसको याद करने की क्षमता। दैट मीन्स अगर ये एरिया रिस्पॉन्सिबल है ब्रोंका एरिया के नियर बाई सेरेब्रम के अंदर, ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जस्ट नियर बाई इस ब्रोंका एरिया, इसको अपन बोल सकते हैं प्री फ्रंटल। क्या बोल सकते हैं? प्री फ्रंटल। तो दैट मीन्स ये ब्रोंका एरिया के पास में और साथ में दो हेमिस्फीयर जहां पे कनेक्ट हो रहे हैं उसके नियर बाई एरिया स्थित होता है। दैट मीन लोकेटेड होता है फ्रंटल लोब के अंदर। और ये सारे का सारा रिस्पॉन्सिबल है जो कि इंटेलिजेंस पावर है, मेमोरी है, थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, फॉरगिवनेस, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं बात करूँ, अगर इस एरिया में किसी न प्रकार की अगर कोई डैमेज होता है या कुछ इंजरी होती है, ट्यूमर या कुछ केमिकल, तो सारे के सारे कॉग्निटिव फंक्शन है ब्रेन के, वो क्या होंगे? अफेक्ट होंगे। क्या होंगे? कॉग्निटिव फंक्शन, क्योंकि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस एरिया में कोई डैमेज होता तो ये सारे फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। दैट मीन्स सारे फंक्शन अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट ये एरिया प्रीफ्रंटल। नेक्स्ट एरिया है वर्निक्स एरिया। नेक्स्ट सेकेंड एरिया अपन बात, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया वर्निक्स एरिया तो वर्निक्स एरिया है। तो वर्निक्स एरिया कहाँ स्थित होता है? टेम्पोरल लोब में। कहाँ पे स्थित होता है? टेम्पोरल लोब में। जैसा कि अपने यहाँ पे ऑडिटरी देखा था और ओल्फैक्टरी देखा था। तो ये कौन सा एरिया है? W से डिनोट कर रहा हूं। ये कौन सा एरिया है? वर्निक्स एरिया। कौन सा एरिया? वर्निक्स। तो वर्निक्स एरिया लोकेटेड कहां पे लोकेटेड होता है? टेम्पोरल लोब। तो आपसे पूछा जाए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि वर्निक्स एरिया ब्रेन के कौन से पार्ट है, कौन से लोब में स्थित होता है, कौन से लोब में लोकेटेड होता है, कौन से लोब में प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? टेम्पोरल लोब। और वर्निक्स एरिया को अपन बोल सकते हैं स्पीच सेंसरी एरिया। स्पीच सेंसरी एरिया का मीन्स ये है, स्पीच सेंसरी का मतलब बोली के प्रति सेंसेशन। दैट मीन्स ये रेस्पॉन्सिबल है, अगर इसके फंक्शन की बात करें, रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्बल लैंग्वेज। तो दैट मीन्स जो वर्निक्स एरिया है, वर्निक्स एरिया किसके लिए? वर्बल लैंग्वेज, मतलब जो बोली की जो भाषा है उसको सीखने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो दैट मीन्स अगर कोई न्यूबॉर्न बच्चा है जो कि फैमिली में अभी डिलीवरी, तो दैट मीन्स उसकी जब वर्बल जब एज है बोलने की एज में जैसा अपन ट्रेनिंग देंगे वैसा ही वो एरिया क्या होता जाएगा? डेवलप होता जाएगा और वैसा ही वो बच्चा बोलने लग जाएगा। दैट मीन्स जैसा अपन उसको ट्रेनिंग देंगे और आफ्टर बर्थ जैसी अपन ट्रेनिंग देंगे वो वैसी ही लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा, वैसी ही लैंग्वेज उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो अगर वर्निक्स एरिया अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है तो उसको क्या डेफिशिएंसी होगी? लैंग्वेज की। क्या डेफिशिएंसी? तो वो लैंग्वेज प्रॉपर वो है समझ नहीं पाएगा। तो बच्चे को जैसा होता ही है, अपन अगर इंग्लिश सिखा रहे तो इंग्लिश भी सीख जाता है, हिंदी सिखा रहे तो हिंदी, मारवाड़ी सिखा रहे तो मारवाड़ी, कोंकणी सिखा रहे तो कोंकणी, बंगाली, दैट मीन्स पंजाबी, जितनी भी लैंग्वेज आप सुन रहे हो, उड़िया जो उड़ीसा की लैंग्वेज है, तो जो लैंग्वेज आप बच्चे को जन्म से आप सिखाते हो, ट्रेनिंग देते हो, इसको ये बोला जाता है, इसको ऐसे बात करना है, या इस चीज को मार्कर को ये बोला जाता है। दैट्स वाई दैट मीन्स जो चीज आप ट्रेनिंग दोगे वो विजुअल एरिया के अंदर वो चीज फीड हो जाएगी और वो उसी चीज को फ्यूचर में वही चीज के नाम से जाना जाएगा। तो ये एरिया है वर्निक्स एरिया, कहाँ पे डेवलप होता है? टेम्पोरल लोब में। और ये आफ्टर बर्थ ट्रेनिंग के बाद इसका डेवलपमेंट होता है। जितनी अपन ट्रेनिंग देंगे लैंग्वेज की, अगर चाइनीज लैंग्वेज की दे रहे तो चाइनीज बोलेगा, या फ्रेंच की दे रहे तो फ्रेंच बोलेगा, इंग्लिश की दे रहे तो इंग्लिश। तो दैट मीन जैसी आप ट्रेनिंग दोगे वैसा ही वो डेवलप, उसकी लैंग्वेज है वो डेवलपमेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड एरिया, पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। तो ये भी एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वर्निक्स एरिया, टेम्पोरल लोब। तो ये भी मेंटल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और दैट भी इसलिए इसको इसमें अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करना जा रहे हैं पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। थर्ड एरिया है पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया।
तो दैट मीन्स नाम से स्पष्ट है, पेराइटो ऑक्सीपिटल। दैट मीन्स ऐसा एरिया जो कि पेराइटल और ऑक्सीपिटल दोनों की जो जंक्शन है यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो कौन सा एरिया होगा, ये पेराइटो ऑक्सीपिटो दोनों के मिड में है। दैट मीन्स कुछ पार्ट पेराइटल बोन का है, पेराइटल लोब का है, कुछ पार्ट ऑक्सीपिटल का है। इसलिए ये अगर आपसे बात करें लोकेशन अगर आपसे पूछे ये एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होगा तो लोकेशन होगा बिटवीन ऑक्सीपिटल या बिटवीन पेराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है पेराइटो ऑक्सीपिटल। दैट मीन्स ये ऐसा एरिया जो कि दोनों के बीच में बिटवीन मध्य स्थित होता है। और अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी याद करें, फंक्शन की बात करें तो रेस्पॉन्सिबल फॉर रिटन लैंग्वेज। तो सीखने की जो लैंग्वेज है, रिटन वाली लिखने की भाषा, उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया में। तो दैट मीन्स ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, तो बोलने के लिए वर्बल लैंग्वेज के लिए अलग है, वर्निक्स एरिया है, और लिखने के लिए अलग लैंग्वेज है, लिखने के लिए अलग एरिया है, जिसको अपन ने बोला पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। तो ये तो हो गए नॉर्मल जो एरिया है। इसके अलावा भी ब्रेन के अंदर कुछ एरियाज होते हैं जो कि मेंटल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेसल गैंग्लिया। तो नेक्स्ट हेडिंग है अदर एरिया ऑफ सेरेब्रम। अदर एरिया में अंदर कौन सा एरिया है, बेसल गैंग्लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है बेसल गैंग्लिया एग्जाम व्यू से। तो अदर एरिया में ये है अदर एरिया का मतलब दूसरे एरिया, उसमें फर्स्ट एरिया अपन पढ़ रहे हैं बेसल गैंग्लिया, जिसको अपन दूसरे नाम से जाना चाहते हैं बेसल गैंग्लिया का दूसरा नाम बेसल न्यूक्लियाई। तो अब अगर आपसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क टॉपिक है, इसमें से सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बेसल गैंग्लिया क्या है, या बेसल गैंग्लिया का दूसरा नाम क्या है, बेसल न्यूक्लियाई। तो ये क्या है, एक प्रकार की ग्रे बॉडी है। तो सबसे पहले इट इज ए ग्रे मैटर बॉडी। ये किसकी बनी होती है, ग्रे मैटर की। दैट मीन्स ग्रे मैटर का मतलब उसके अंदर न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी है वो वाला पार्ट ज्यादा होगा, वो वाला पार्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। और ग्रे बॉडी है, दैट मीन्स कैसा अपीयरेंस होगा उसका, ग्रे। तो और अगर इसके लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन आई जस्ट नियर थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, थर्ड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो तीसरा वेंट्रिकल, जैसा कि ये अपन ने देखा था, ये क्या है, पेराइटल। अगर मैं इसमें वेंट्रिकल्स की बात करूं तो इधर तो ये क्या था, कॉर्पस कैलोसम। क्या था, कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस कैलोसम के बाद में ये यहाँ पे क्या थे, वेंट्रिकल्स। यहाँ पे क्या थे, वेंट्रिकल्स। ये कौन सा वेंट्रिकल था, लेटरल वेंट्रिकल। ये राइट लेटरल था तो आरएल, और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल के बाद में कौन सा वेंट्रिकल था, थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल के बाद में कौन सा वेंट्रिकल था, फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल के बाद में क्या था, स्पेस। तो जो ये कौन सा वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल के नियर, तो दैट मींस थर्ड वेंट्रिकल के नियर जो ये डॉट दिख रहा है, ये क्या है, ये है बेसल गैंग्लिया। तो थर्ड वेंट्रिकल के नियर बाई मैं यहाँ पे सर्किल बना रहा हूं ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। तो थर्ड वेंट्रिकल के नियर क्या एक स्ट्रक्चर ग्रे कलर की, कैसे, ग्रे मैटर की बनी हुई। ये सारा का सारा यहाँ पे व्हाइट मैटर है ब्रेन में, सेरेब्रल मेडुला है, मेडुला के अंदर ये ग्रे बॉडी है जो कि ग्रे मैटर है। दैट मींस ये क्या, बेसल गैंग्लिया। क्या है, बेसल की। और बेसल गैंग्लिया के जस्ट नियर थर्ड वेंट्रिकल में यहाँ पे होता है थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपो, ये होगा हाइपोथैलेमस। ये क्या होगा, हाइपो। तो अपन आगे फर्दर पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा। तो सबसे ऊपर होता है बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया के जस्ट नीचे थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस।
थैलेमस। ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नियर बाई थर्ड वेंट्रिकल। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया क्या है? ग्रे मैटर बॉडी है, और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो नियर बाई थर्ड वेंट्रिकल्स। और नेक्स्ट इसका फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या क्या है? फंक्शन तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन it is responsible for initiation of autonomic movements and for controls। तो दैट मीन्स अगर इसका फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। बेसल गैंग्लिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो ऑटोनॉमिक वॉलेंट्री जो मूवमेंट है, ऑटोनॉमिक, यहाँ पे एक वर्ड लिखना आपको, ऑटोनॉमिक वॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो ऑटोनॉमिक जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उनको कंट्रोल करने में कौन हेल्प कर रहा है? बेसल गैंग्लिया। कौन हेल्प कर रहा है? बेसल गैंग्लिया। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, मतलब पलके का झपकाना। तो पलके झपकाना ये क्या है? ब्लिंकिंग ऑफ आई। और इसमें कंट्रोल कौन कर रहा है? बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया की वजह से एक लिमिट टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही जो पलक है जब ये झपकती है, मतलब ब्लिंक करती है, इसमें अपन को कोई याद नहीं रखता। ये सारा का सारा फंक्शन क्या है? ऑटोमेटेड है। क्या है? ऑटोमेटिक है। तो अगर आपको लाइट आ रही है तो आँख को जो है आपकी पिपल्स, इसको डायलेट कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, साथ में जो आपकी पलक है जो इसको सिकोड़ना है, ये सारा का सारा ऑटोमेटिक है। तो अगर मैं बात करूँ इस बेसल गैंग्लिया को, अगर कोई ट्यूमर या इंजरी है तो ये फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। तो उस पर्सन की आई मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होगी। साथ में दूसरा काम है सलाइवेशन, मतलब मेरे अगर मुंह में लार आ रही है तो ऑटोमेटिकली मैं निगल लूंगा उस चीज को। मेरे मुंह में अगर किसी मिठाई को देख के या कुछ ऐसी चीज है जिससे मेरा सलाइवेशन हो रहा है, तो सलाइवेशन होते ही मेरे को याद नहीं या ब्रेन को बोलना नहीं पड़ेगा मेरे सलाइवा आ रहा है तो मेरे को निगलो। तो दैट मीन्स ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो लार आते ही ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेगा? मैसेज देगा, और सलाइवेशन क्या हो जाएगा? सोलोविंग। क्या हो जाएगा? सोलोविंग। तीसरा काम है, एक तो आंखों को झपकाना, दूसरा सलाइवा को उसको ऑटोमेटिक सोलोविंग का काम करना। तीसरा काम है जब भी मैं वॉकिंग करूंगा तो मेरे जो हैंड है उसका मूवमेंट, जो कि परेड में आप देखा होगा, तो परेड में तो जो है परेड में मूवमेंट है, फिक्स टाइम होता है या फिक्स, उसको याद रखना पड़ता है मुझे हाथ की ये है जो इसकी हाइट है यहाँ तक लेके जानी है। लेकिन जनरली अगर आप देखा होगा किसी भी पर्सन को, अगर वो वॉकिंग कर रहा है तो उसके हैंड्स का मूवमेंट जरूर होगा। अगर आप हैंड्स का मूवमेंट रोक लेते हो तो ये याद रख के रोक ले तो वो अलग चीज है, बाकी ऑटोमेटिकली हैंड का क्या होगा? मूवमेंट। ऑटोमेटिकली हैंड का जो मूवमेंट है वो ऐसे क्रॉस होगा। इसके लिए भी ये याद थोड़ी रखना पड़ता अपन को है चलते वक्त हाथ हिलाने, ऐसा नहीं है। तो दैट मीन्स इसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? बेसल गैंग्लिया। कौन रेस्पॉन्सिबल? बेसल गैंग्लिया। तो ऑटोमेटेड जो फंक्शन है, बोथ हैंड मूवमेंट्स, ब्लिंकिंग ऑफ आईज और सलाइवेशन, सारे के सारे के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? बेसल गैंग्लिया। तो फंक्शन की बात करूं मैं एक बार लिख देता हूं। सलाइवेशन, सलाइवेशन का मतलब है सलाइवे का सिक्रीशन होना, और सलाइवेशन जब भी होगा, सिक्रीशन होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ऑटोमेटिक सोलोविंग प्रोसेस। तो दैट मीन्स आपके अगर मुंह में सलाइवा सिक्रेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स मिलेगा, सलाइवा है, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपको उसको निगल जाओगे। उसके लिए आपको कुछ किसी को बोलने की ये जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रॉपर बेसल, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हैंड मूवमेंट्स, बोथ हैंड मूवमेंट्स वेन बोथ हैंड मूवमेंट्स वेन वॉकिंग। जब अपन चलते हैं, वॉकिंग करते हैं और चलते हैं, तब अपने हाथों का हिलना
ये भी, इसके लिए भी हाथों को कौन हिला रहा है? बेसल गैंग्लिया। कौन हिला रहा है? बेसल गैंग्लिया। साथ में जो बेसल गैंग्लिया का एक और स्टार पॉइंट है, बेसल गैंग्लिया हैव न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर फॉर डोपामिन। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेसल गैंग्लिया क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे डोपामिन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डोपामिन के रिसेप्टर। तो मैं एक बेसल गैंग्लिया उसका एक डायग्राम जस्ट आपको बना के बता रहा हूं। तो बेसल गैंग्लिया की जो स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, और इस टाइप से जैसा कि अपन देख रहे हैं, ये क्या है? ये है डोपामिन रिसेप्टर। क्या है? डोपामिन या डोपामाइन भी बोल सकते हो, डोपामाइन रिसेप्टर। तो ये खासियत होती है बेसल गैंग्लिया। अपन क्या पढ़ रहे हैं? बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया पे क्या प्रेजेंट होते हैं? डोपामिन रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं? तो ये स्टार पॉइंट है कि बेसल गैंग्लिया है, बेसल गैंग्लिया है न्यूरोट्रांसमीटर बेसल गैंग्लिया है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर फॉर रिसेप्टर। क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर पाए जाते हैं। और बेसल गैंग्लिया हैव न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर फॉर डोपामिन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डोपामिन, बेसल गैंग्लिया के ऊपर क्या पाए जाते हैं? डोपामिन रिसेप्टर। इधर मैं बात करूं, इस डायग्राम को मैं डिलीट कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझा रहा हूं मैं। तो इधर अगर बात करें, जैसा कि ये है मिड ब्रेन, ये क्या है? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के अंदर एक सेल्स आई जाती है सस्टेनिया नाइग्रा। सस्टेनिया नाइग्रा। और सस्टेनिया नाइग्रा सेल्स है, ये रेस्पॉन्सिबल है, ये टिश्यू है, सस्टेनिया नाइग्रा टिश्यू। और इन टिश्यू से क्या बनता है? डोपामिन। क्या बनता है? डोपामिन, डोपामाइन। जैसा कि आपने जो कोरोइड प्लेक्सस से देखा था, क्या बन रहा है? सीएसएफ। इसी प्रकार मिड ब्रेन के अंदर स्थित एक एरिया या टिश्यू, जो कि जिसको सस्टेनिया निग्रा के नाम से जान रहे हैं, उस टिश्यू से क्या बनता है? डोपामिन। और ये डोपामिन कहाँ जो अटैच हो रहा है, कहाँ रिसेप्ट हो रहा है? ये डोपामिन है बेसल गैंग्लिया के ऊपर जा रहा है। दैट मीन इस डोपामिन को कौन रिसेप्टर पहचान रहा है? बेसल गैंग्लिया। ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। तो बेसल गैंग्लिया क्या है? तो बेसल गैंग्लिया बेसिकली क्या है? ये ग्रे मैटर बॉडी है जो कि थर्ड वेंट्रिकल के पास में होती है। साथ में फंक्शन की बात करें तो इनिशिएशन और कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिक जो है वॉलेंटरी मूवमेंट है, उनको कंट्रोल करती है। और कंट्रोल में ब्लिंकेज ऑफ आई है। और इसके साथ में अपन देखा सलाइवेशन है, तो ऑटोमेटिकली सोलोइंग हो जाएगा। और हैंड का मूवमेंट है ड्यूरिंग वॉकिंग, वो भी जगह। साथ में एक पॉइंट ये भी देखा अपने कि बेसल गैंग्लिया पे डोपामिन रिसेप्टर जो है वो भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर डोपामिन ब्रेन से, जो मिड ब्रेन से बन रहा है, तो डोपामिन की अगर कमी होती है, डोपामाइन अगर डोपामाइन डिक्रीज होगा, अगर डोपामिन है वो क्या होगा? डिक्रीज। और डिक्रीज होगा तो क्या होगा? देन एसिटाइल कोलिन है, देन एसिटाइल कोलिन है, इसका क्या होगा? इंक्रीज। देन क्या होगा? एसिटाइल कोलिन है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही डोपामिन इनका अगर रिसेप्टर नहीं है, तो एक्सेसिव मात्रा में अगर नहीं बन रहा है, या किसी इनमें कोई डिफॉल्ट है जिसकी वजह से डोपामिन क्या है? कम लेवल में बन रहा है। और डोपामिन जैसे ही कम बनेगा तो एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर इनका बैलेंस है। तो जैसे ही डोपामिन अगर कम होगा, डोपामिन कम होने की वजह से जो डिजीज होगी इसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। पार्किंसंस डिजीज क्या हो जाएगी? पार्किंसंस डिजीज।
तो आपसे पूछा जाए कि अगर बेसल गैंग्लिया का अगर फंक्शन अल्टर हो जाए तो कौन सी डिजीज हो सकती है पर्सन के अंदर? पार्किंसोनिज्म। क्या हो सकता है? पार्किंसोनिज्म। तो जैसे ही बेसल गैंग्लिया में अगर कोई अल्ट्रेशन होगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा? जो मैंने बताया कि सलाइवा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पेशेंट में सलाइवा सोलो ही नहीं होगा तो क्या होगा? लार बार टपकेगी, दैट मीन्स सलाइवा बाहर गिरेगा। इसको अपन बोल सकते हैं ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। तो ये तो हो गया एक पॉइंट के डोपामिन डिक्रीज होगा तो एसिटाइल कोलिन है वो क्या होगा? बढ़ेगा, और इसी को अपन बोलते हैं पार्किंसोनिज्म डिजीज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगर अल्ट्रेशन, ये तो बेसल गैंग्लिया की आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई। तो अब नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें इफ बेसल गैंग्लिया अल्टर्ड फंक्शन, तो बेसल गैंग्लिया के जो फंक्शन है उसमें किसी भी प्रकार की कमी आ गई तो कमी आने की वजह से क्या क्या हो सकते हैं? तो सलाइवेशन या ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा का मतलब है जो लार का बहना और ड्रिलिंग ऑफ सलाइवा। साथ में और क्या इफेक्ट होगा? डिक्रीज आई ब्लिंकिंग। दैट मीन्स जो पर्सन है उसकी आंखें जो नॉर्मल टाइम में झपकनी चाहिए पलकें, वो नॉर्मल टाइम में नहीं झपकेगी, वो आंख खुली रहेगा, ऐसे बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठा रहेगा। तो या फिर लंबे टाइम लगेगा या कम झपकाएगा। तो किस वजह से हो रहा है? बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है। और थर्ड हो जाएगा नो मूवमेंट ड्यूरिंग वॉकिंग, नो मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स ड्यूरिंग वॉकिंग। जब वो चलेगा, वो चलने के दौरान बिल्कुल हाथों को क्या रखेगा? ऐसे कांस्टेंट रख के चलेगा। तो सीधी सी पहचान हो जाएगी पर्सन में क्या है? बेसल गैंग्लिया की कोई फंक्शन में क्या है? अल्ट्रेशन। ये तीनों जब वो तीनों फंक्शन बताए, उन तीनों फंक्शनों में कमी आना, दैट मीन्स बेसल गैंग्लिया में कुछ डिफेक्ट हो रहा है। तो पार्किंसन डिजीज किस वजह से हो रही है? पार्किंसन डिजीज हो रही है डोपामिन की कमी की वजह से। तो डोपामिन जिस वजह से कमी हो रही है तो डिजीज का ट्रीटमेंट क्या होगा? डोपामिन दे देंगे। तो अगर पार्किंसोनिज्म है, पार्किंसोनिज्म डिजीज के थोड़ा सा ओवरव्यू की मैं बात करूं तो पार्किंसन डिजीज क्या है? तो पार्किंसन डिजीज के अंदर ब्रेडिकाइनेशिया देखने को मिलता है, ट्रेमर्स देखने को मिलता है। ट्रेमर्स के अंदर हैंड्स के अंदर पिल रोलिंग ट्रेमर्स, दैट मीन्स हैंड इस तरह से जब रेस्टिंग कंडीशन होगा तो इस तरह से ये ट्रेमर रेस्टिंग कंडीशन में पिन रोलिंग जो ट्रेमर्स है वो भी देखने को मिलेगा। साथ में मसल रिजिडिटी है वो भी देखने को मिलेगी। मसल रिजिडिटी का अपन बात करते हैं कोग व्हील मूवमेंट। पार्किंसोनिज्म में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कोग व्हील मूवमेंट किसके अंदर देखने को मिलता है? तो किसमें मिलता है? पार्किंसोनिज्म, दैट मीन्स पार्किंसन डिजीज। तो कोगव्हील मूवमेंट वगैरह, रिजिडिटी है और ब्रेडिकाइनेशिया, ये सब तीनों सिम्टम्स है ये पार्किंसोनिज्म। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें पार्किंसोनिज्म में, तो पार्किंसोनिज्म में कमी क्या हो रही है? डोपामिन की। तो उसमें क्या देंगे? लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। तो ये दोनों ड्रग्स है और साथ में एट्रोफिन भी दिया जाता है, एट्रोफिन वगैरह वो भी दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट डोपामिन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए क्या दे रहे हैं? लीवोडोपा, कार्बिडोपा। तो ये तो पार्किंसोनिज्म जब अपन डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट हो गए जो सेरेब्रम है। सेरेब्रम का अपन आज पढ़ा था मेंटल फंक्शन में एरिया पढ़ा था। एरिया में प्रीफ्रंटल एरिया, वर्निक्स एरिया और पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। साथ ही अदर्स एरिया के अंदर आपने पढ़ा बेसल गैंग्लिया, और बेसल गैंग्लिया क्या है वो सब आपने आज डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट अपन जो सेरेब्रम में ही जो है वो पार्ट है थैलेमस, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो हो गए तीनों फंक्शन है सेरेबस के, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस। तो बेसल गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है? थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट नियर बाई बेसल गैंग्लिया के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? थैलेमस। क्या नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है सेरेब्रम के अंदर? थैलेमस। तो
तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है, थैलेमस। तो अपन थैलेमस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थैलेमस क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो थैलेमस तो थैलेमस इज ए पार्ट ऑफ डायनसिफेलॉन। तो किसका पार्ट होता है, डायनसिफेलॉन, और साथ में ये किसका बना होता है, ग्रे मैटर। किसका बना होता है, ग्रे मैटर का। और लिम्बिक सिस्टम का भी ये क्या है, पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम का मतलब इमोशनल ब्रेन। क्या मतलब, इमोशन ब्रेन। इमोशन ब्रेन बोलो या लिम्बिक सिस्टम बोलो, बात एक ही है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इट इज ए पार्ट ऑफ डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन का पार्ट है, ग्रे मैटर का बना होता है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, और इसके अंदर रिले सेंटर पाया जाता है। सेंसरी जो इंपल्स होती है उनको क्या होता है, रिले करता है, रिले का काम करता है। तो ये थैलेमस के बारे में हो जाएगा। तो थैलेमस के बारे में सबसे पहला अपन पॉइंट अगर बोले तो थैलेमस क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ डायनसिफेलॉन। तो थैलेमस किसका पार्ट है, डायनसिफेलॉन का। और नेक्स्ट अपन इसके अंदर अगर पॉइंट की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। किसका बना होता है, ग्रे मैटर का। दैट मीन्स क्या है, इसके अंदर सेल बॉडी एंड न्यूरॉन्स की वो ज्यादा पाई जाएगी। सेल बॉडी ज्यादा है, दैट मीन्स किसका बना हुआ है, ग्रे मैटर का। साथ में अपन बात करते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इट इज ए पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम क्या है, इमोशन ब्रेन है। लिम्बिक सिस्टम किसका बना होता है, ये अपन आगे पढ़ रहे हैं, अब आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, इट एक्ट एज रिले स्टेशन। तो ये आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि रिले स्टेशन क्या है। तो रिले स्टेशन को मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है रिले स्टेशन ऑफ सेंसरी इंपल्सेस। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है कि रिले सेंसरी इंपल्सेस है, इसका रिले स्टेशन ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट में लोकेटेड होता है, या कौन से पार्ट का काम है रिले स्टेशन का। तो आपका आंसर क्या होगा, थैलेमस। क्या होगा, थैलेमस। तो थैलेमस कहाँ पाया जा रहा है, जस्ट इसका लोकेशन की बात करें तो नियर बाई थर्ड वेंट्रिकल बिलो द बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस। क्या अपना हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। हाइपोथैलेमस कहाँ पे स्थित होता है, अगर ये ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो कॉर्पस कैलोसम के अंदर आपने देखा था, ये लेटरल वेंट्रिकल के बाद में थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल के बाद में क्या है, ये फोर्थ वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल में यहाँ पे देखे थे बेसल गैंग्लिया के जस्ट पार्ट में देखा था आपने थैलेमस, और थैलेमस के जस्ट नीचे के पार्ट में कौन सा है, हाइपोथैलेमस। हाइपो वर्ड का मतलब होता है नीचे, और थैलेमस के जस्ट नीचे पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो ये हाइपोथैलेमस, ये भी किसका पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम का। जैसे थैलेमस भी किसका पार्ट था, लिम्बिक सिस्टम का, तो ये भी किसका पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आ जाएगी आपके नियर बाई थर्ड वेंट्रिकल, और एंड आप लिख सकते हो बिलो द थैलेमस के जस्ट नीचे। तो थैलेमस के जस्ट नीचे है, दैट मींस इसको क्या बोला, हाइपोथैलेमस। क्या बोला, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। हाइपोथैलेमस के मेनली है 5 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन, 5। इसके अलावा भी आप और पढ़ोगे, मेनली कितने फंक्शन होते हैं, 5।
5 फंक्शन में सबसे पहला अगर आप फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला आप बोल सकते हो बायोलॉजिकल क्लॉक, या आप बोल सकते हो अराउजल कंट्रोल्स। तो हाइपोथैलेमस है ये बायोलॉजिकल क्लॉक या उठने सोने जागने की जो प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल का मतलब है जैविक घड़ी, उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जैसा कि दैनिक लाइफ में, दैनिक रूटीन में आपने देखा है, अगर आप रोज 4 बजे उठते हो 20 दिन 21 दिन से, तो 21 दिन बाद में आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली 4 o'clock आपकी एक बार नींद खोल देगा। दैट मीन्स आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर देगा कि मुझे 4 बजे उठना है। तो दैट मीन्स ये सारा का सारा अराउजल कंट्रोल या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक का काम कौन करता है? कंट्रोलिंग का काम हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अपन इसकी फंक्शन की बात करें, नेक्स्ट फंक्शन होता है एंडोक्राइनल या एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइनल कंट्रोल्स एंड एंडोक्राइनल कंट्रोल्स एंड सिक्रीशन या प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। आप बोलोगे हाइपोथैलेमस भी हार्मोन बनाता है? यस। कौन कौन से हार्मोन बना रहा है? ऑक्सीटोसिन बना रहा है, एडीएच बना रहा है, बनता तो यही है, सिंथेसाइज तो यही करता है। डाल दिया कहाँ जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो सिक्रीशन वहां से होता है, सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है? हार्मोन। तो दैट मीन्स एंडोक्राइन जितनी भी ग्लैंड्स है उन सब का कंट्रोल्स कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को आप मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हो, बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो आपको अगर सिर्फ एग्जाम के अंदर पूछा जाए मास्टर ग्लैंड तो होती है पिट्यूटरी। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी। मास्टर ऑफ मास्टर मतलब पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस। तो एंडोक्राइन कंट्रोल कर रहा है और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन को अपन बोल सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोल। तो मतलब बॉडी का अगर टेम्परेचर कम है तो बॉडी किस प्रकार शिवरिंग करके अपने टेम्परेचर को मैनेज करेगी। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी स्वेटिंग करके टेम्परेचर को है कूल करके बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करेगी। तो दैट मीन्स टेम्परेचर अगर मेंटेन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। कौन रेस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। तो टेम्परेचर रेगुलेशन, सर्दी हो तो उसमें आप गर्मी कैसे बॉडी को है वो कैसे सिस्टम करेगा, मैनेज हाइपोथैलेमस करेगा। गर्मियों के अंदर पसीना निकाल के या किस प्रकार बॉडी में जो है डिफेंस मैकेनिज्म या फिर आप बोल सकते हो कंपनसेंट्री मैकेनिज्म का यूज करके बॉडी का टेम्परेचर वो एक कांस्टेंट लेवल पे बना के रखता है। कौन रेस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस अपनी बॉडी के लिए, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अपन बात करें ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? तो इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इसको भी कौन कंट्रोल्स करता है? ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है इसको भी कंट्रोल्स करने का काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और जब अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत और अच्छे से क्लियर होगा। तो दैट मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बिहेवियर कंट्रोल। तो बिहेवियर कंट्रोल्स का भी काम कौन कर रहा है? बिहेवियर कंट्रोल्स। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से भी कंट्रोल, या गुस्सा नहीं आ रहा है या बहुत ज्यादा आप सैड मूड में हो तो मूड का भी कंट्रोल। तो आपका जो बिहेवियर आप अच्छे तरह से जानते हो, हर आदमी का बिहेवियर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो सभी बिहेवियर कंट्रोल्स कि किस समय किस कंडीशन में कैसा बिहेव है, उस कंडीशन में बिहेवियर को जो कंट्रोल करना है तो बिहेवियर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस।
अब अगर मैं बात करूं हाइपो, अगर कोई एक्सीडेंट है, कोई इंजरी है, कोई ट्रॉमा है, कोई ड्रग है या ऑटोइम्यून डिजीज है, अगर उस कंडीशन में अगर हाइपोथैलेमस अगर अफेक्ट होता है, हाइपोथैलेमस को कोई इंजरी, कोई नुकसान होता है, तो कौन कौन से आपकी बॉडी में डिजीज हो सकती है, कौन कौन से आपकी बॉडी में फंक्शन है वो अफेक्ट होंगे आपके सामने। तो दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन तो बात करें तो सोने उठने का कोई रूटीन नहीं रहेगा, उस पर्सन को पता ही नहीं रहेगा टाइम क्या हो रहा है, कितनी बजी है, क्या है। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस लेवल में उसका। साथ में एंडोक्राइन मेन रोल है, हार्मोनल मेन सिस्टम है एंडोक्राइन। तो अगर एंडोक्राइन सिस्टम अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो कब इंसुलिन सीक्रेट कब कम करना है, कब थायरॉइड हार्मोन है उसको कब कम कब ज्यादा, या वेरियस जो हार्मोन है, सब लोग आप हार्मोन के बारे में जानते हो, उन हार्मोन का रेगुलेशन करने वाला नहीं है तो पर्सन को एंडोक्राइन डिजीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। थर्मो रेगुलेशन मतलब हाइपोथर्मिया में जा सकता है, या हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया में पेशेंट है वो जा सकता है। किस वजह से? क्योंकि हाइपोथैलेमस में इंजरी हुई है। तो जब आप देखते हो सेरेब्रल एडिमा वगैरह होता है तो हाइपोथैलेमस पे कंप्रेस आता है, तो कंप्रेशन आने की वजह से पेशेंट में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहेगा। साथ में एक अगर बात करूं मैं एंडोक्राइन के साथ में, तो ये एपेटाइट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। एपेटाइट दैट मीन्स भूख, इसमें क्या सेंटर पाए जाते हैं, इसमें सेंटर पाए जाते हैं हंगरी सेंटर, जिसको अपन बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर हंगर सेंटर, हंगर HUN हंगर सेंटर भी पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। तो हाइपोथैलेमस की वजह से ही अपन को भूख का एहसास होता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो अगर पेशेंट में सेरेब्रल एडिमा या ICP है तो पेशेंट को भूख खाना वगैरह कुछ भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि रिले सेंटर जो एपेटाइट सेंटर है, हंगर सेंटर पर कंप्रेशन है, जिसकी वजह से आपको एपेटाइट का एहसास, एपेटाइट का अनुभव नहीं होगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो कोई भी बीमारी होती है तो बीमारी में थोड़ा सा असर आता है, तो भूख भी क्या हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी पर्सन को नोजिया होता है। तो भूख को भी कंट्रोल कौन करता है, कितना खाना है। तो दैट मीन्स अपना जब स्टोमक में जब अपन खाना खाते हैं तो रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, एक्स्ट्रा जो भी खाने की चीज अपन खाते हैं, तो स्टोमक में जैसे ही फुलनेस आती है तो स्टोमक की नर्व हाइपोथैलेमस को मैसेज देती है खाना हो चुका है, खाना आ चुका है। तो हाइपोथैलेमस उस हंगर सेंटर को कंट्रोल करता है। तो ये जैसे ही अपन खाना खाते हैं तो अपन का इच्छा हो जाती है कि खाना हो गया या पेट भर गया। तो पेट भरने का एहसास या पेट खाली का एहसास कौन दिला रहा है, हाइपोथैलेमस। कौन दिला रहा है, हाइपोथैलेमस। तो थ्रस्ट सेंटर का भी सेंटर कहाँ पे होता है, तो हंगर और थ्रस्ट सेंटर भी कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में। तो जब हाइपोथैलेमस टेम्परेचर में रेगुलेट कर रहा है तो टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ पसीने ज्यादा निकल रहा है, तो दैट मीन्स फ्लूइड लॉस ज्यादा हो रहा है। तो जैसे ही फ्लूइड लॉस ज्यादा हो रहा है हाइपोथैलेमस आपको प्यास लगा देगा, दैट मीन्स थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देगा। तो आप क्या पियोगे, पानी, दैट मीन्स मुझे प्यास लगी है, क्योंकि उस फ्लूइड वॉल्यूम को कौन मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। तो थ्रस्ट सेंटर, प्यास के सेंटर, तापमान के सेंटर, बायोलॉजिकल क्लॉक के सेंटर, एंडोक्राइन को कंट्रोल करने वाले, तो सारे के सारे। तो हाइपोथैलेमस कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आप जान गए होंगे। अगर इसके फंक्शन में बात करूं तो सिंपल आपको याद रखना है, बिल्कुल एक ट्रिक फॉर्म में। तो ट्रिक फॉर्म में आपको याद रखना है, तो आप पहला अक्षर उठा के बिल्कुल आप इजी से याद रख सकते हो। तो इसकी अगर ट्रिक है वो ट्रिक क्या होगी, बेताब। क्या होगी ट्रिक, बेताब। बेताब का मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक, एंडोक्राइन, थर्मोरेगुलेशन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और बिहेवियर। क्या हो गए, बिहेवियर। तो ये इसकी ट्रिक है आप, और साथ में आप और क्या ऐड कर सकते हो, थ्रस्ट और हंगर। थ्रस्ट और हंगर, भूख के भी और प्यास के भी। तो प्यासा और भूखा क्या है, बेताब है। तो ये फंगर, ये हाइपोथैलेमस के क्या हो गए, फंक्शन हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा अभी। तो एक एक जो लेटर से आप बिल्कुल इजी के बायोलॉजिकल, उठने का जागने का, एंडोक्राइन, टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेशन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बिहेवियरल और भूख प्यास का भी एहसास कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अपन लास्ट सिस्टम है लिम्बिक सिस्टम, वो भी सेरेब्रम का पार्ट है। तो लास्ट टॉपिक है सेरेब्रम का लिम्बिक सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है तो आप कमेंट में जाके अपना जो है रिव्यू आपका जरूर दीजिए।
हमको बताएं कि कैसी लग रही है आपको क्लास, और आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में हमारे को ज़रूर बताएं। और अगर क्लास आपको पसंद आई तो हमारी क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम तो लिम्बिक सिस्टम क्या है? बेसिकली लिम्बिक सिस्टम ऑल्सो नोन एज इमोशन ब्रेन। इमोशन ब्रेन। तो लिम्बिक सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? इमोशन ब्रेन के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो लिम्बिक सिस्टम क्या है? इमोशनल, तो मेडअप ऑफ वेरियस पार्ट्स। इस मेडअप ऑफ वेरियस पार्ट्स, तो वेरियस जो पार्ट्स है इनसे मिलके ये बना हुआ होता है लिम्बिक सिस्टम। बहुत सारे इसके पार्ट्स है, इसलिए जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इमोशन ब्रेन्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसके अंदर थैलेमस है। थैलेमस है इसके अंदर पार्ट। सेकंड अगर पार्ट की बात करें तो हाइपोथैलेमस है। अब जैसा कि आपने पढ़ ही लिया, हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों में के अंदर मैंने बताया भी था और लिखवाया भी था कि दोनों ही लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, थैलेमस हाइपोथैलेमस। थर्ड है मेमिनरी डक्ट। इसके अलावा आप हिप्पोकैम्पस और साथ में जो फिफ्थ है एमाई डाला DALA AMGY डाला। दैट मीन्स ये 5 पार्ट्स मिलके एक सिस्टम बना रहे लिम्बिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम। और दोनों जो पार्ट है हिप्पोकैम्पस और एमाइडाला, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हिप्पोकैम्पस और एमाइडाला। तो दैट मीन्स दोनों ही शॉर्ट टर्म लिम्बिक जो है इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इन पांचों से मिलके एक सिस्टम बना लिम्बिक सिस्टम। इसमें भी मैंने बोला ये हाइपोथैलेमस थैलेमस दोनों ही लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। ये मेमोरी डक्ट और हिप्पोकैम्पस और एक गैंग्लिया, ये भी एक लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट इसकी अगर फंक्शन की बात करें तो लिम्बिक सिस्टम है वो क्या काम करवाता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो वो सारे के सारे है फंक्शन लव, अफेक्शन, जॉय, लव, अफेक्शन, जॉय, हैप्पीनेस और जेलसी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल। तो प्यार, लव, अफेक्शन, जॉय, हैप्पीनेस और जेलस, इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? लिम्बिक सिस्टम। तो इमोशनली कोई आदमी कितना आपके प्रति इमोशनल है, कितना खुश है, कितना आपसे जेलसी रख रहा है, सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? 5 बॉडी पार्ट्स। दैट मीन्स ये सबका रोल है। दैट मीन्स लिम्बिक सिस्टम। 5 पार्ट्स को मिलके क्या बोला? लिम्बिक सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो आप अपना कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करें, और शेयर नहीं किया तो शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की आपको क्लासेस रेगुलर और अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।